कन्ना यारी या कहानी सुनो। अभी तक मेरा अपना फेवरेट जो होने वाला है वो सुनाया ही नहीं आपने वो हमें लिखना बाकी है। कन्ना यारी गद्दारी इश्क नाम है गारदा, दोस्ती करते हैं फिर झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, इश्क का तो नाम निशान यहाँ है नहीं, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे। इतना दुखी दिल, ये तो है ना, आर्टिस्ट तो इसी तरह होते हैं ना। अच्छा आप स्कूल नहीं गए हैं? जिंदगी ने पढ़ा है काफी। लियारी का हर बच्चा, उसने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, उसने वो सब देखा है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। हालांकि टैलेंट है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए हैं। जिससे कोई खता हुई हो कभी, हमको वो आदमी मिला ही नहीं जो ने लिया। मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ कि बस मैं अगर गलत हूँ तो बस हाँ मैं गलत हूँ। प्यार हुआ था, इकरार हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचे हैं अभी तक आप? दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो कहानी सुनो बहुत सुनाते भी हैं और सुनवाते भी हैं वो। सो कन्ना यारी, कहानी सुनो, अगर ये दोनों गाने आपकी प्लेलिस्ट में नहीं हैं इस वक्त तो अभी जाइए और उसको इंक्लूड कीजिए। वैसे तो आई डाउट दैट इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी या आप साउथ एशिया से कहीं बिलोंग करते हैं तो ये इनमें से कोई एक गाना तो आपकी प्लेलिस्ट में होगा ही होगा और इस पर कहीं ना कहीं तो आपने मुस्कुरा के इसको एंजॉय किया ही होगा। मेरे साथ आज हैं कैफ़ी खलील। आई एम रियली एक्साइटेड कि हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। जितनी थोड़ी बहुत रिसर्च की है, उनका जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे जब मैं उनके बारे में रिसर्च करी थी, सॉरी इंट्रो लंबा हो रहा है, यू गाइस विल हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ पाकिस्तान में लोग अपने हीरोज़ क्रिएट नहीं करते। वी हैव सो मैनी हीरोज़ जो यंग भी हो सकते हैं, जो थोड़ी एज के भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को ओन करके उनको उस तरीके से नहीं प्रेजेंट करते जिस तरीके से करना चाहिए। कैफ़ी की कहानी भी मुझे एक ऐसी ही कहानी लगती है। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और जाना तो मुझे लगा कि ये वो कहानी है जो हमारी यूथ को सुननी चाहिए। वो तमाम लोग जो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कैफ़ी की कहानी वो कहानी है जो उनको राह दिखाएगी कि कोशिश करते रहो, कामयाबी ज़रूर तुम्हारा रास्ता देखेगी। तो आइए मिलते हैं कैफ़ी खलील से और कुछ उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैफ़ी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। यस, उन्होंने एक लफ्ज़ में जवाब नहीं दिया, 3 लाइन्स बोल रही हैं, सो दैट्स ग्रेट। सो कैफ़ी आज आप मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे ना, आज आप ज़्यादा बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और अपनी कहानी के बारे में। हम आर्टिस्ट कभी कभी चाहते हैं कि हमसे कोई पूछे कि कैसा रहा सफ़र, किस तरह आप यहाँ आए, अच्छा लगता है। तो इस तरह ये मुझे आपकी बड़ी बात अच्छी लगी कि आपने कहा कि कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो लोग कहानी सुनाने से हिचकिचाते हैं। जी जी हाँ, ऐसा भी है, कुछ लोग हैं ऐसे। तो हम आर्टिस्ट हैं, हम बस बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो होता है उसको लिख लेते हैं, जो कह नहीं पाते उसको गा लेते हैं, ऐसा करते रहते हैं बस। अच्छा, मैं थोड़ा सा बलोची ट्राई करने लगी हूँ आपके साथ, मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। नहीं, मैंने कोई बात नहीं, गलत ही बोला तो बोलिएगा, सही बोल रही हूँ। आप सीखें सब बलूची, क्योंकि मैं मोस्टली अभी जो कुछ नए मेरे और बलूची आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर वर्ड टू वर्ड आप उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसा कन्ना यारी का मीनिंग है वो बहुत कैची है, वो बहुत अच्छा है। अगर वो डायरेक्टली समझ आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वशत के, जी सही बोला मैंने? जी जी, खुश आमदेद। जी जी ठीक है। अच्छा, दूसरा तचतोरा, तो चतोर है। तो चतोरे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो सही है, मैं उसी आसपास कहीं घूम रही हूँ। जी जी जी, ठीक है ना? अच्छा, मनी नोम राबिया अंत, सही बोला? जी जी, या सही गलत बोला? बिल्कुल बिल्कुल सही। मनी नोम राबिया अंत, मनी नाम राबिया, ऐसा हो। मनी नाम राबिया अंत, मेरा नाम राबिया है। मैंने कहा थोड़ा हम भी बलोची ट्राई करते हैं। थोड़ा तो चलता है, थोड़ा सा। आप पहली बार बोल रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं। तो मैं बलोची गाने सुन रही थी तो मैं इंस्पायर हुई थी। मैंने कहा यार एक तो बलोची के लफ्ज़ तो आने चाहिए राबिया तुम्हें भी। सो आई थिंक सही हो गया, पास हो गई मैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, कन्ना यारी या कहानी सुनो, कौन सा फेवरेट है आपका अपना? फेवरेट तो अभी तक मेरा अपना फेवरेट जो होने वाला है उस पे भी मैं वो सुनाया ही नहीं आपने वो हमें लिखना भी। बाकी है। ओ
ओह हाँ, वो बाकी है। अभी तो मैं मज़ीद सीख रहा हूँ। बस मेरी हमेशा से यही दुआ है कि ये सीखने की मेरी चाहत ख़त्म कभी ना हो, बस मैं सीखता रहूँ। तो कहानी सुनो, उसके बारे में ये था कि जब मैंने ये कंपोज़ किया था, बहुत पुरानी बात है, गुनगुनाते हुए एक तर्ज बन गया, ये लाइन बन गया, फिर कुछ ये वो रिकॉर्ड भी कर लिया एक आध दफ़ा। फिर भी मुझे लगा कि मैंने अभी तक इंसाफ नहीं किया इस ट्रैक के साथ, म्यूज़िकली भी लिरिकली भी। खैर मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, लिखना एक अलग इल्म है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो कोशिश किया मैंने दोबारा लिखने का और अच्छा हो गया, लोगों ने सुन लिया, उनको पसंद आया। और इसी तरह मैंने भी थोड़ा सा नोटिस किया कि हाँ वाकई मैंने कुछ अच्छा लिखा है। That's so cute. मैंने भी नोटिस किया। अक्सर यूँ होता है कि हम आर्टिस्ट अपने सॉन्ग नहीं सुनते ना, जो बनाते हैं वो ज़्यादा नहीं सुनते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी तक वो चीज़ नहीं है, वो काम अभी तक नहीं किया है, वो नहीं किया है, ये नहीं किया है, तो ये है। लेकिन जैसे ही माहौल बन जाता है तो सुन लेते हैं। और कना यारी भी इसी तरह, मेरा एक पुराना कंपोजिशन था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा। वो एक नया ख्याल था, मैंने रखा था यही इसीलिए कि भले ज़रा मैं संभलूँ, ख़ुद को संभालूँ, देखूँ कि इस पे क्या करना है। क्योंकि जिस तरह की ये बलूची शायरी है, हमारी शायरी जो बलूची शायरी है वो ज़रा डिफरेंट है। हम लियारी में रहने वाले बलूच थोड़ी अलग बलूची बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान में अलग बलूची है, प्योर बलूची है, हमारी बलूची ज़रा डिफरेंट है हर जगह। तो इसी वजह से मैं इसी ख्याल में था कि इसकी शायरी ज़रा नई शायरी है, तो नए जनरेशन के लिए है, तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो इसी तरह इस जर्नी में वो मुझे काम आया। तो जब जुल्फ़ी की कॉल आई आपको, तो उस वक्त आपके जहन में था कि मैं यही गाना इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये, या बाद में किस पॉइंट पे सोचा कि ये वाला गाना निकालता हूं मैं अपनी कलेक्शन में से? ये इसके अलावा और 2-3 तैयार मेरे पास ट्रैक थे। जब जुल्फ़ी भाई ने तो मुझे मैसेज किया, उस वक्त तो वो आलम कुछ अलग था मेरे क्या लिए। आलम था वो? मैं देख रहा था, SMS आया है, हाय आई एम जुल्फ़ी, आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ अगर आप फ्री हैं तो। मैंने कहा जुल्फ़ी भाई को तो मैं सुन रहा हूँ एक अरसे से, ये वो जुल्फ़ी भाई प्रोड्यूसर, ये तो आप ऐसे उठ के बैठ गए होंगे ना? हाँ, मैं रात का वक्त था, मैंने पहले भी वो BTS में बताया था ना कि एक दोस्त मेरे साथ था, वो भी सो रहा था, तो मैंने बहुत एक्साइटेड था कि उसको जगाऊं, ये मैसेज आया, मैंने बस रुक जाता हूँ। फिर मैंने मैसेज उनको किया, जी आप कॉल करें, फिर उन्होंने कॉल किया, मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैं पहचान गया, मैं बहुत एक्साइटेड था। बोला ये वो आपको सुना है, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत अप्रिशिएट किया। और उनसे बात करके ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कि मैं पहली दफ़ा उनसे बात कर रहा हूँ। बस उन्होंने कहा आपको ये है सीज़न 14 के लिए आपको मैंने चुना है, बस आपके पास क्या है आप मुझे सुनाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने फ़ौरन उसी वक्त उनको जो था मैंने भेज दिया। उसी वक्त भेज दिया आपने? हाँ, उसी वक्त। बहुत एक्साइटेड था। वो रात तो आप सोए नहीं होंगे? हाँ, मैं बहुत, फिर एक तो किसी को बताने की इजाज़त भी नहीं थी ना, कि बताना नहीं था। उन्होंने ऐसे मुझे बताया कि मुझे मतलब इस तरह पहले पता था ना, हमारे दोस्त हैं इल्यूजी के भाई जैसे, उन्होंने भी कोक स्टूडियो में काम किया है, वो आर्टिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ होते हैं, तो उनसे अक्सर गपशप होती थी, तो वो मुझे बताते थे कि किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट रखना है, जैसा है, मतलब लॉयल रहना है ना, सीधी सी बात है। तो मुझे अंदाज़ा था कि नहीं, ये फ़िलहाल बताना किसी को नहीं, और किसी को भी मैंने नहीं बताया। कितना मुश्किल टाइम होगा, दिल चाह रहा होगा। किसी को भी नहीं बताया। और मेरा इरादा यही था कि मेरे सारे जो दोस्त जो ख़ास मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं कुछ भी नहीं था, अब वो मुझे देखेंगे तो उनको कितनी खुशी होगी, और उनकी खुशी से मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये मेरे लिए बड़ी बात है। इस चीज़ का मैंने कैसे इंतज़ार किया ये मैं नहीं बता सकता। तो कितने महीने लगे आपको उस टाइम से लेके गाना रिलीज होने तक? तकरीबन सफ़र कितना महीनों का था? 7 से 8 महीने तक का सफ़र था। और बहुत, मैं घर पे भी किसी को भी नहीं बताया, जो मेरे मतलब करीबी वो हैं, जो काम पे मेरे साथ होते हैं, जो उनके साथ में आया जाया करता था, उनको मैं
बताया था कि भाई ऐसा सीन है, यहाँ जाना है, बताना किसी को नहीं। उनको भी मैं हर बार यही बताना नहीं किसी को बताना नहीं। तो आप कितने 3 गाने लेके गए थे जुल्फी के पास? मैं उन्होंने कन्ना उनको यारी चूज किया? 3-4 गाने मैंने उनको सेंड किए थे कि ये ट्रैक हैं, ये हैं, ऐसा है। तो कन्ना यारी भी उस वक्त था, वो भी मैंने सेंड किया। वो उन्होंने सुना कि ये आपने खुद, मैंने कहा मैंने खुद लिखा है। बोला मैं सुन रहा हूँ इसको, मुझे कुछ टाइम दो। मैंने कहा जी। तो इसी तरह उनको ये पसंद आया बहुत। कहा कि आपने लिखा है। मैंने कहा आधा तो मैंने लिखा है, तो बाकी अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो मैं पूरा लिख लूँगा। और आपसे, और सबसे अच्छी बात ये थी उनके साथ काम करने में, उन्होंने कहा नहीं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं लिखो, वैसा नहीं लिखो, ये जिस तरह आप लिख रहे हो वैसा लिखो। तो जिस तरह मेरे साथ कनेक्टेड था ये गाना, हालात को लेकर और लोगों को लेकर। कन्ना यारी गद्दारी इश्क़ नामे गा रहा था। दोस्ती करते हैं फिर झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। इश्क का तो नाम निशान यहाँ है नहीं, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे। इतना दुखी दिल। ये तो है ना, आर्टिस्ट तो इसी तरह होते हैं ना। हम हर चीज़ को बहुत करीब से महसूस करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है सीन। तो इश्क के बारे में है सबसे, ये है कि कन्ना यारी का जो मेन थीम ये है कि इंसानों के बारे में है कि क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। तो जब आपने पहली बार पूरा गाना सुना, उस वक्त आपकी क्या फील थी? दिल में कैसा फील हो रहा था? मतलब वो आपकी क्रिएशन जो आप अपने कमरे में बनाते थे, वो एक प्रॉपर कोक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन रहे हैं, आर्टिस्ट आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? ये मैं बहुत एक्साइटेड था इस काम के हवाले से। नहीं। फिर क्या दिल टूटा भाई? अगर आंसू ही नहीं आए तो फिर? असल में ऐसा होता है ज़िंदगी में ना, सब चीज़ एक बार हो जाता है। मैं ये समझता हूँ बस इंसान एक ही बार रो देता है। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे लगता है मैं कैफी से डीप बातों में नहीं जीत सकती। ये मैंने जितनी बातें इनकी सुनी है ना, ये बड़ी गहरी बातें करते हैं। अच्छा खैर, तो आप बता रहे थे कि वो जब सुना तो आप बहुत खुश थे। हाँ, बहुत खुश था उनके साथ, जुल्फी भाई के साथ काम करने में। और कोक स्टूडियो, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया था कि मैं कोक स्टूडियो बहुत ज़्यादा सुनता था। उन सीज़न के रिलीज़ होने का इंतज़ार करता था और इतना एक्साइटेड होता था कि कौन सिंगर हैं, और नया भी होता था, उसके बारे में भी मैं रिसर्च करता था कि कहाँ यहाँ कैसे आया है, इस प्लेटफॉर्म में इसका गाना कैसे होगा। ऐसे ही पहले एक वेबसाइट में आते थे, उनके अपने ऑडियोज़ रिलीज़ होते थे, मैं वो डाउनलोड कर लेता था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया है कि इस तरह, वो भी इस तरह का ट्रैक, और अपनी ज़बान में, बलोची, पूरा बलोची ज़बान में। और मेरा अपना एक कंपोजिशन जिसको मुझे बाकायदा इजाज़त दी गई है कि आप इसको जैसे कर सकते हैं वैसा ही है। अच्छा, आप स्कूल नहीं गए हैं? जी बिल्कुल भी? या 1-2 जमातें पढ़ी हुई आपने? मैंने ज़िंदगी ने पढ़ा है काफ़ी, बाकी वैसे तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। मुझे शौक़ तो था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहता था कि मैं भी पढूं, मज़ीद इंसान बनने की कोशिश करूं, लेकिन आर्ट की तरफ जब मैं फोकस हुआ तो मैं, यहाँ एक अलग दुनिया है। अगर आर्ट से इश्क होता है तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, समझना, समझाना। ये हो गया ये करामात हो गया मेरे साथ। तो क्या हालात ऐसे थे जिसकी वजह से आप नहीं जा सके, या आप जैसे कह रहे हैं आर्ट की तरफ इंटरेस्ट हो गया, बचपन से ही उसमें थे कि स्कूल में दिल नहीं लग रहा था, या क्या? हालात भी ऐसे थे और ऐसा नॉर्मल है, आप सबको तो पता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं भी होना चाहिए लेकिन होना भी ज़रूरी है। ये एक अलग सीन है ना। तो ऐसे थे हालात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मस्त रहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दस्तरस में नहीं थी। पढ़ाई कुछ और, जैसा म्यूज़िक सीखना, म्यूज़िक के स्कूलों के लिए मैं यहाँ वहाँ घूमा करता था। उस वक्त कोई होता नहीं था गाइड करने वाला। म्यूज़िक मेरे फैमिली टर्म्स में है, खून में है। आपके फादर? हाँ, मेरे फादर बलूची म्यूज़िशियन थे, बलूची बेंजू वगैरह प्ले करते थे।
मैं छोटा होता था तो उनके पास मैं बैठ के हर वक्त उनके पास सिर्फ सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। तो वो एक बात उनकी मुझे हमेशा याद थी, वो बोलते थे कि ये सबको बोलते थे, ये मेरा बच्चा सबसे अलग होगा, सब बच्चों से अलग होगा, आप सब देख लो। मैं बस उनको सुन के मुझे अच्छा लगता था, फिर मैं उनके इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की कोशिश करता था। उन्होंने सिखाया आपको कभी वो? हाँ, कुछ मैंने प्ले सीखा हुआ किया। उनसे जी ना? जी। हाँ। तो वो क्या दावतों पे बजाते थे, कहीं जगह जाके बजाते थे, किधर किधर प्ले करते थे वो? वो जो बलूची फोक जो हमारे सिंगर होते थे पुराने, जैसा जिन्होंने जो लैला ओ लैला गाना किया है, जो अच्छा, बहुत उनके सारे साथ मशहूर, हाँ, उनके साथ, उनके दूसरे सिंगर्स वगैरह, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और महफिलों में, रिकॉर्डिंग्स में एक वो होता है, हम बलोचों में वो भी करते हैं, जिसको हम तो कहते हैं कि खैर हम कहते हैं धमाल, धमाल कहते हैं उसको। उस तरह का धमाल नहीं है, ये एक सूफ़ी धमाल है, वो रूहानी मामलात होते हैं वो वाले, वहाँ भी वो बहुत जाया करते थे। यानी एक सूफ़ी, आप सूफ़ी रूहानी मामलात में वो ज़्यादा वहाँ जाया करते थे। और मैं ज़्यादा पहले, बहुत पहले मैं ज़्यादा सूफ़ी सुनता था, सूफ़ी म्यूज़िक से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। लेकिन सूफ़ी सुनने के बाद हर वक्त मैं बहुत ज़्यादा डीप होने लगता था कि ये दुनिया, लोग, ये शोर शराबा और एक तरफ सूफ़ीज़म, खामोशी, प्यार, मोहब्बत अपनी धुन में है, ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली। फिर मेरे लोगों ने सुना, मैंने बलूची गुनगुनाना स्टार्ट किया तो सब ने अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। करने में इसी तरह फिर ये कैफ़ी कलील बन गया। अच्छा, ये बताएं, अब्बू के साथ, अब्बू बुलाते थे, क्या कहते थे आप उन्हें? अब्बा बुलाते थे। अब्बा। तो अब्बा के साथ कोई गाना था जो आप कभी गुनगुनाते थे उनके साथ, जब वो बैठे होते थे आप भी साथ गा रहे होते थे? कोई ऐसी याद है उनके साथ? उनका एक गाना है, मैंने कंपोज भी किया था, मेरी अम्मा के लिए उन्होंने कंपोज किया था खुद। जी। तो वो बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत सारे गाने लिखते थे उनके लिए। तो वो बाहर जब जाते थे ना कॉन्सर्ट्स में, तो काफ़ी कॉन्सर्ट महीनों तक होते थे वहाँ बहुत जगहों पे, तो वो वहाँ होते थे। तो वहाँ से उस दौर में फ़ोन वगैरह तो नहीं होता था, वो नहीं कैसेट में रिकॉर्ड करके बेचते थे। अच्छा, तो कैसेट बना के बेचते थे? हाँ, कैसेट पहले तो बहुत सारी बातें करते थे, फिर एंड में कहते थे कि ये गाना है, इसके लिए, इनके लिए है, मैंने लिखा है। अब एंड अपना नाम भी, उनका नाम भी ऐड करते थे। कितनी खूबसूरत कहानी। वो है आपके पास कैसेट? वो कैसेट तो खैर बारिशें, सैलाब, ये सारा उनमें चले गए, लेकिन कुछ ऐसे इनके यादगार ट्रैक हैं उन्होंने जो लिखे हैं, मैंने कोशिश किए थे दोबारा कवर करने के किए। खैर उनके जैसा तो मैं नहीं कर पाया, अपना एक मेरा रंग है वो मैंने किया। उनका इश्क अलग था, मेरा इश्क अलग था। बिल्कुल, आपका इश्क अलग होगा, उनका इश्क अलग था। आपको याद आते हैं वो, अब आप सोचते हैं कभी कि इस वक्त वो होते तो कितना फख्र महसूस करते हैं? मुझे याद आते हैं और अच्छा लगता है कि वो वाकई वो होते हैं, उनको बहुत खुशी होती, क्योंकि मैंने बताया था कि 9 बहन भाई हैं, तो उनमें से कोई भी म्यूज़िक उन्होंने सीखा नहीं। बड़े भाई थे, वो भी मसरूफ़ हो गए, शायरी बहुत अच्छा करते थे। लेकिन जो म्यूज़िक में जिस तरह मैं था, मेरे अंदर मुझे नहीं लगता मैं हूँ, सारा म्यूज़िक है। अगर आप म्यूज़िक को हटा कर मुझे देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह ज़िंदगी गुजारना आसान होती है? मैं जब भी ऐसी बात सुनती हूँ, जो लोग इतनी पैशनेट होते हैं अपनी कला के बारे में, अपने अंदर जो भी उनका टैलेंट होता है, तो मुझे जहन में ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी गुजारना आसान होता है या मुश्किल हो जाती है? इसके बगैर है, इसके साथ, दोनों चीज़ों में। इनफैक्ट एक्चुअली इसके साथ, क्योंकि फिर आपको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, शायद ऐसा होता है। मेरे लिए ये ऐसा है ना, मेरे पास एक ऐसी वजह है, बस अल्लाह ताला ने दे दिया है, ये उनके करम है। जब मैं बोल नहीं पाता तो गा लेता हूँ, रो नहीं पाता तो भी गा लेता हूँ, जब मुस्कुराना मुश्किल होता है तब भी गा लेता हूँ, तो सारा मेरा रिकवर हो जाता है ये। तो आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा एक
अलग पीस है मेरे अंदर। मुझे शोर शराबा ये नहीं, बस एक खामोशी जो है, जो अपने साथ, बस मैं अपने साथ हूँ मज़े में, और कुछ नहीं, बस इसके साथ आर्ट है, मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, ये बड़ी बात है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी वजह है मेरे पास जीने के लिए, वरना बेवजह जीना तो आपको पता है वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये नंबर 101 गहरी बात बाय कैफी खलील गाने लेता, मैं तो एक किताब लिखने वाली हूँ कैफी आपके ऊपर, आपकी ये गहरी बातों पे। तो बस ये सीखा है मैंने ज़िंदगी तो जब वो से। कॉन्सर्ट्स पे जाते थे तब तो आपके माली हालात बेहतर होते होंगे, या तब भी मुश्किल थी? वो जब वो होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा नहीं होता था। वो बचपन में गुजर गए थे। बहुत तो छोटे थे क्या? हाँ, एज थी मैं आपकी? बहुत उस वक्त तो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत मतलब याद है कुछ मुझे कि ऐसा उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये। और जब वो होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा, उसके बाद फिर बड़े भाई थे, वो पढ़ रहे थे खुद, उनको पढ़ना था, वो डॉक्टर भी बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हम बहन भाइयों को संभाला, काम किया, 2-2 3-3 जगह, वो एक नॉर्मल चलता रहा ज़िंदगी का। लेकिन जो म्यूज़िकली अगर मैं कुछ मुझे चाहिए होता था तो मैं ज़ाहिर नहीं करता था, मैं समझ जाता था कि हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कुछ ज़ाहिर करूं, हालांकि करूं तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं। तो ये मुझे करना था कि बस खुद करना है, कहीं भी जाना है खुद करना है, अगर कुछ लेना है तो कुछ करना है, काम करना है, बस खुद करना है। ये है ज़िंदगी के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग था। तो किस एज से आपने काम करना शुरू किया खुद से, और क्या काम करते थे आप? मैं पहले तो छोटे छोटे दुकानें होती थी, जैसे इजी लोड वगैरह के शॉप्स होते थे, वहाँ पे मैं दुकान में बैठा करता था। तो मैं सोचता था कि मुझे गिटार लेना है, एक तो मुझे किसी ने यहाँ पे बताया नहीं होता था कि गिटार मिलता कहाँ है। ये मेरे लिए बहुत, किसी से पूछो तो बताता नहीं है, नहीं बाहर से मिलेगा ये वो। कितने बड़े थे आप? मैं तकरीबन उस वक्त मेरे ख्याल से 15 साल या ऐसे। और आपको था कि मुझे गिटार पे फिक्स थे, गिटार फोकस था कि मुझे गिटार हाँ, चाहिए? बहुत जुनून था गिटार का, मुझे बहुत जुनून था। और मेरे पास वो टेप होते थे, टेप छोटा नहीं जिसमें कैसेट होते थे, मेरे पास जितने भी मोस्टली जो मशहूर पाकिस्तानी बैंड होते थे उनके कैसेट्स होते थे, मैं बहुत सुनता था। पॉप म्यूज़िक बहुत सुनता था, बहुत ज़्यादा। किसका गाना आ रहा है, हाँ, आपका, या सबसे ज़्यादा किसको सुना हुआ है? सबको सुनता था, जैसे आतिफ असलम होते थे, जुनून, सारे स्ट्रिंग्स, ये सुनता था। हालांकि उस वक्त मुझे ज़्यादा लिरिकली मैं छोटा होता था, मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन म्यूज़िकली मैं कनेक्ट होता था, कहीं ना कहीं सुन लेता था। अच्छा, तो इजी रोड की दुकानों पे काम कर रहे थे, गिटार के लिए पैसे जमा कर रहे थे जी। फिर और क्या, और फिर पता कैसे चला कि गिटार कहाँ से मिलेगा? फिर मुझे बताया किसी ने कि सदर में एक जगह है जहाँ सेकेंड हैंड गिटार मिलते हैं, हमने सुना है। मैं किसी दोस्त के साथ गया तो वहाँ मेरा जो पहला तनख्वाह मुझे मिला महीने का 1500 रुपया, उससे मैंने गिटार ख़रीदा। और मुझे याद है मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। मैं बस पे आया, बस पे गए थे हम, फिर बस पे आ गए। इरादा था रिक्शे पे आने का, लेकिन फिर कुछ बचा नहीं, फिर हम बस पे आ गए। ऐसा मतलब मुश्किल से दूर है ना यहाँ से, हमारे यहाँ से बस भी रुक के चली जाती है ना, और बस चेंज भी करनी पड़ी होगी। हाँ, लेकिन वो उसी जगह पे हम पिक करते थे। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था, उस वक्त आता नहीं था कि ये किस तरह प्ले करते हैं, कैसे प्ले करते हैं। फिर कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि आप यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखें। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब क्या है। फिर इसी तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बस सीखना है। कुछ यूट्यूब के मदद से मैंने सीखा बेसिक कुछ। फिर मैड स्कूल का कैसे पता चला? अच्छा, रुके, मुझे मालूम करना है पहले, और किस किस्म की नौकरियां की आपने? 1500, ये आज से कितने साल पहले की बात है? 1500 में गिटार आ गया, मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है। सेकेंड हैंड था ना वो, असल में उस वक्त तो इतना वो नहीं होता था, इतने लोग परेशान नहीं होते थे। अभी तो
कुछ अभी नया सीन अब है। तो नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो अलग अलग सीन है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी नौकरी थी जो की? सबसे ज़्यादा मुश्किल नौकरियां तो खैर मैं बचपन में से ही करते थे ना, घर में जैसे माहौल होते थे, बड़े भाई थे वो जहाँ काम करने जाते थे तो वो साथ लेके चले जाते जाते थे थे। आप? हाँ, उनके साथ पार्ट टाइम छोटे मोटे काम करके कभी कभी 20-30 रुपए मुझे दिहाड़ी मिलते थे दिन में, उनको जमा करके मैं कैसेट्स लेता था। मेरे पास एक वो क्या कहते हैं, कलेक्शन है पूरी हाँ, आपके पास कैसेट्स की? एक बड़ा डब्बा होता था, उसमें सिर्फ कैसेट्स वगैरह होते थे मेरे पर्सनल, कोई हाथ नहीं लगाता था उनको, बस वही एक समय मेरे खाना होता था वो। हाँ, बहुत सुनता था म्यूजिक। कभी किसी ने हाथ लगाया तो कुछ हुआ घर में? हाँ, घर पे वो होते हैं ना, आप होते हैं ऐसे हर घर में। भाई, छोटे बहन भाई तो होंगे ना बड़े आपसे जो करीब हैं। बड़े होते थे, छोटा मैं सबसे छोटा मैं होता था ना, कोई सुनता नहीं था मेरा। लेकिन जब म्यूजिक के बारे में बात आती थी तो मैं जिन बन जाता था। हाँ, फिर डरते थे कि इसका ये हाथ नहीं लगाओ, ये बहुत ये करेगा वो करेगा। तो घर वाले सपोर्ट करते थे कि म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा जिंदगी में और काम, या सब सही था? सब नॉर्मल था। ये अच्छी बात थी कि वो उन्होंने रोका नहीं मुझे, ये नहीं रोका कि मत करो। मैं हमेशा अपने दुनिया में मस्त रहता था, कहीं गा रहा हूँ, कहीं पता नहीं कहाँ गा रहा हूँ, कहीं कौन सी जगह पे मैं गा रहा हूँ, कहीं कहाँ नज़र आ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नौकरी मुश्किल ये लगी कि वो घर बनाते हैं ना, वो मजदूरी वाला काम, वो हम क्या ईंट क्या कहते हैं उसको, ईंट और सीमेंट होता है, हाँ, वो उसका सीमेंट के साथ, हाँ, वो उठा के। एक दो दफ़ा मैं बहुत बीमार हो गया, वज़न उठाना बड़ी बात है ना, मैं छोटा होता था लेकिन करना पड़ता था। तो इसी तरह मुझे म्यूज़िक के कुछ चीज़ वगैरह लेने होते थे या सुनना होता था। सुनने को पहले कैसेट्स वगैरह लेने पड़ते थे, फिर सीडी का दौर आया, वो थोड़ा महंगा था, फिर उसके लिए भी ये काम शाम 1-1.5 महीने तक काम, फिर काम ये वो। फिर जब गिटार तक मैं पहुंचा उस वक्त फिर मैं यहाँ वहाँ जहाँ भी मैं प्ले करता था, और मैं आंख बंद करके प्ले करता हूँ ना, मेरी आदत है। तो बाद में जब भी मैं उठता था वहाँ से घर जाने के लिए तो मैं जेब में या ये जेब में हाथ लगाता था तो पैसे हैं, लोग डालना करते थे। हाँ, लेकिन पता नहीं होता था कि कौन करता है कौन डालता है, मैं अपने माहौल में होता था, बस वो जरिया बना देता है जिस तरह उसको देना होता है ना, यूं होता। तो इस मुझे बहुत हेल्प मिला इससे। फिर मैंने एक अच्छा उससे थोड़ा अच्छा गिटार सदर एक शॉप है वहाँ से ख़रीदा। वो भी फिर थोड़ा ऐसा नहीं था कि मज़ा आया, लेकिन काम चल गया। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं कहीं भी बैठ के बस बजाना शुरू कर दूं? और क्या गाते थे आप? मैं असल में ख्याल ये नहीं आया, ये हो गया जब मैंने पहली बार कब हुआ था? जब मैंने सीखा दोस्तों के सामने मैं बस गाता रहा। पहले तो कुछ दोस्त ऐसे होते थे जो हमारे एरिया में, वो तो डेली मुझे डिमोटिवेट करते थे, ये क्या है, तुम ये सीख रहे हो, हंसते थे मुझ पर, ये वो फलाना टिमकाना। तो मैं नहीं सुनता था। और कुछ ऐसे भी दोस्त होते थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, नहीं कहते थे कि आप करो, बस अच्छा लग रहा है करो, अच्छा है करो। हालांकि आता मुझे कुछ नहीं था। फिर सीखा, फिर कुछ सीखा, कुछ बजाया, अच्छा लगा, लोगों को मज़ा आया उनको सुनने में। फिर उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। फिर मैं यहाँ वहाँ गाना, हालांकि जो गाना एक नेचुरल मेरी आदत है, मैं मतलब सामने नहीं रख के आप लिखेंगे ऐसा नहीं होगा, बस आ जाएगा। अभी आप गिटार लाओगे तो आ जाएगा, कुछ भी स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा। और ये नहीं पता आपको कि क्या क्या करना है, ये भी हम अभी करते हैं। तो फिर आपने ये उर्दू लिखना, उर्दू को इतना बेहतर समझना, ये कैसे हुआ जब आप स्कूल भी नहीं गए हैं? ये यूँ हुआ कि मैंने मेरे बड़े भाई शायर थे, उनके बुक्स वगैरह ये वो लेके मैं जाया करता था दोस्तों के साथ। उनको भी कभी कभी पूछा करता था। वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पढ़ाई करने नहीं लेके जाते थे, मेरी ज़िद यही थी घर में कि जब तक अम्मा नहीं आएंगी मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। लाडले थे आप? हाँ, मैं उनके बगैर नहीं होता था, लेकिन वक्त ने सारा कर दिया।
फिर ये ज़रा हो गया यहाँ से, फिर मैं अपने अना में आ गया था कि मैं नहीं चाहूँगा, नहीं करूँगा कुछ भी, लेकिन जुनून था कि पढ़ना है, लिखना है। शेर व शायरी का तो बचपन से मैं वो था कि भाई शायरी अच्छा लगता था, मेरे बड़े भाई बोलते थे तो अच्छा कभी कभी समझ, आप उनसे उठा लेते थे जब वो बोलते थे? बिल्कुल बिल्कुल डीपली जगजीत सिंह के गजल सुनता था मैं बचपन में, तो वहाँ से चीजें पिक कर लेते थे। हाँ। लेकिन आप ये भी बताते ना कि जो दोस्त स्कूल जाते थे आप उनसे भी सीख लेते थे। उनको वो अक्सर कहते भी थे कि हम आपको लेके जाएंगे चुपके चुपके से क्लास में, आपको हम जो है ना बिठा देंगे, हाँ वो यूनिफॉर्म पहना के बिठा देंगे। मैं डरता था, मैं नहीं नहीं मार पड़ेगी, नहीं 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 आऊँगा, मार से वैसे भी डर लगता था ना तो नहीं आऊँगा, आप समझा दो। फिर छुट्टी मुट्टी वाले दिन हम बैठते थे, वो इज्जी कराते थे, ऐसे 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 इसी तरह बहुत जोर लगा के उर्दू में। उर्दू इंग्लिश का तो मतलब वो टाइपिंग का तो मैं एक्सपर्ट हो गए थे। हाँ समझ गया, वो इतना मुश्किल नहीं था। और कुछ सीखना है तो बचपन से मैं यही था, अगर कुछ करना है कुछ सीखना है वो तो हो जाता था, वो हो ही जाता है। किसी को कुछ अगर करना होता है, हाँ ये मैंने नोट किया है। तो मतलब आप कह रहे हैं, बिकॉज कैफी मुझे बताया था कैमरा कि फ़ोन पे मैसेजेस का ट्रेंड था, तो ये मैसेज जब करते थे वहाँ से भी बहुत सी लैंग्वेज उन्होंने पिक की, इंग्लिश और उर्दू की हिज्जे वगैरह। तो मैट स्कूल पे आते हैं अब हम, उसका पता चला आपको, वहाँ गए आप? वहाँ मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ऐसा ऐसा है, फ्री में गिटार सिखा रहे हैं, सर आमिर ज़की का सुना है? मैंने बोला हाँ सुना है, वो तो बहुत बड़े। वहाँ मिले थे आपको आमिर ज़की? जी, मैंने बोला वो तो बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। ये बोला हाँ वो सिखा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये बस बोल रहा है ऐसे ही। भाई तुम चलो ऑडिशन है। मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, वो बहुत पैसे लेंगे। नहीं आप चलो, लेके गया मुझे। मैं गया थोड़ा वहाँ मैड स्कूल में, एक तो मैं बहुत नर्वस था उस वक्त। सर आमिर ज़की नहीं थे, तो जो ऑडिशन तक एक दूसरे सर थे, सर फराज रिजवी, वो थे, वो भी बहुत अच्छे सर थे हमारे। उन्होंने ऑडिशन लिया, मुझे कुछ एक आध कोड्स आते थे, मैंने गाना स्टार्ट किया तो उनको अच्छा लगा कि ये गा भी रहा है। तो हालांकि 2-3 महीने गुजर चुके थे उस कोर्स के। वो लियारी के कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कोर्स सिखाते थे, इसी तरह कोई एक प्रोजेक्ट था उनका। लेकिन वहाँ भी बहुत यादगीर मेरा वक्त गुजरा है। मैं तो वहाँ बहुत कुछ सीखने गया था और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। उस माहौल से मैंने देखा कि वाकई कि गिटार वगैरह किस तरह प्ले करते हैं, म्यूज़िक को किस तरह सीखने की वो रखते हैं। वहाँ से इस तरह ये मैड स्कूल का स्टार्ट हुआ। मैड स्कूल जमजमा पे है? जी जी। तो आप ऑल द वे आते थे? जी, बड़ा लंबा टाइम लगता होगा। वो यूँ होता था कि इनका वैन होता था हमें लेने, लेकिन हम मेरे घर के पास तो नहीं आता था, खारदर जो है ना वहाँ तक आते थे। तो यहाँ से घर से खारदर हम पैदल में जाया करता था, कभी कभी पैदल। एक दफ़ा बस एक पहले में जब पहला मुझे बुलाया था दूसरे में, तो गलतफहमी ये हो गई थी कि मैं समझा था 2 बजे गाड़ी निकलेगी, मैं लेट हो गया था, ये गलतफहमी हो गई थी। मैं गाड़ी निकल चुकी थी और मुझे फिर फ़ोन आया कि आपको तो आना है, आपका एक छोटा सा परफॉर्मेंस है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको लोग सुनने आ रहे हैं, ये वो, आप अभी से ये वो। ऐसा हुआ। मैंने बोला अभी तो जाना है। मैंने फ़ोन किया, संडे का दिन था, फ़ोन किया कुछ दोस्तों को, दोस्त घूमने गए हुए हैं सारे। ऊपर से जल्दी में मैं निकला। अक्सर मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ पैसों का ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब हो जाता था, कोई वो नहीं होता था, खाना शाना मिल जाता था, ये काफ़ी होता था, बाकी कुछ नहीं चाहिए था ज़िंदगी से। वो मिल रहा है खाना वगैरह, ये होता था। तो किराया वगैरह नहीं था मेरे पास, मैंने फ़ोन भी खूब किए, दोस्त बहुत दूर हैं। फिर इसी तरह पैदल काफ़ी देर लगी मुझे वहाँ पहुँचने में। मैं पहुँचा भी एक पैदल पहुँचे? हाँ, एक मैंने रिस्क लिया था बस ये। वाओ, कितनी देर लगी आपको पहुँचने में? 2 मुझे घंटे? 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट शायद, ऐसे ही कुछ लगा। मैं बहुत स्पीड में ये वो, इतना अगर हम मतलब देखना चाहें इतना तो दूर नहीं है,
जो रेगुलर पैदल आता जाता नहीं है, कोई स्पोर्ट में नहीं है, उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। 1.5 घंटा और कराची मेरा में वॉक करना। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं हर जगह पैदल जाया करता था। मुझे वॉक करना बहुत पसंद है अभी भी। अभी तो खैर कुछ अलग सीन है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मुझे बताएं, तो वो आमिर ज़की से कब आपने सीखना शुरू किया? हाँ, आमिर ज़की से मैंने दूसरे उनसे पहली सीजन बार में, मुलाकात कब हुई? दूसरे सीजन में उनसे मुलाकात हुई। दूसरे सीजन में कुछ अलग, फिर एक अलग प्रोजेक्ट था, उनसे मुलाकात हुई। और कुछ और स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, वो भी थे मेरे साथ। उनसे भी बहुत कुछ सीखा और ये बहुत ब्लेसिंग है कि उनके जैसे इंसान से कुछ सीखना। वो हमारे सामने बैठ के प्ले करते थे, हम डर जाते थे। वो ऐसे गिटार प्ले करते थे, उनका एक अलग जुनून होता था। तो हम क्लास का वक्त होता था, मैं एक्साइटेड होता था बहुत कि जाना है, बस जाना है, पहले तैयार होके जाना है, बस जाना है, या पहले या गाड़ी से पहले पहुंचना है। गाड़ी आई नहीं है, हम होटल में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, गाड़ी आ रही है। ये अच्छे दिन गुजरे? हाँ, बहुत अच्छे दिन गुजरे। तो कभी आमिर ज़की ने तारीफ़ की, कुछ कहा उन्होंने आपके बारे में जो आपको अब याद आता हो? हाँ, उन्होंने जब लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट हुआ, उनका जो एक परफॉर्मेंस था, एक थिएटर था, थिएटर पे हमें गिटार प्ले करना था, मुझे गाना भी था, गिटार भी प्ले करना था, तो मुश्किल हो रहा था। फिर सर ने कहा इसको गिटार नहीं प्ले कराते हैं। उसने एक बात हमें समझाया था कि एक इंसान दो चीज़ परफेक्टली नहीं कर सकता है, एक आर्टिस्ट। या कोई बहुत बेहतरीन गिटार बजाएगा या वो सिंगिंग करेगा बस। तो वो सही कहता था। मैं उस वक्त ज़रा नर्वस भी होता था। तो एंड के दिन में उन्होंने अप्रिशिएट किया, हाथ लगाया, बोला बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, चल इसी तरह काम करते रहो आप, ये वो अच्छा लगा हमें। वो तो बहुत मतलब इस पहले वाले से बहुत शॉर्ट वो था, कोर्स का टाइमिंग। हाँ, शॉर्ट था। मैंने देखा आप कॉन्सर्ट पे कुर्सी पे बैठ के आप गिटार के साथ गा रहे होते हैं। हाँ, तो हाँ। यही स्टाइल आगे भी रखने का प्लान है या आप कोशिश करेंगे कि, बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि आप बैंड अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या अभी प्लान है या खुद अकेले ही करना चाह रहे हैं? अभी ये ज़्यादातर मेरे सुनने वालों पे भी डिपेंड करता है, वो मुझे किस लिहाज से सुनना चाहते हैं, या सिर्फ मुझे अकूस्टिक सुनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे अकूस्टिक सुनते हैं। और बैंड्स के अभी तक जो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस है बैंड के साथ, इंशाल्लाह वो अभी मेरा इरादा है कि किस तरह रखना है, किस तरह नहीं रखना है। क्योंकि मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि लोग मुझे ज़्यादातर अकूस्टिक सुनते हैं, उनको ज़्यादा अकूस्टिक अच्छा लगता है मेरा। तो अब ऐसा कुछ मुझे करना है कि बैंड के साथ भी उनको वो मज़ा आए, उनको वो फील आए। सही बात है, हाँ, कि आपकी जो चीज़ है वो ख़राब ना हो जी। और उनको भी सबसे अच्छी बात, ज़रूरी बात यही है कि वो एंजॉय करें। जब वो एंजॉय करेंगे तब मैं एंजॉय कर पाऊँगा। बचपन में बुलिंग भी फेस किया आपने? लोग आपको तंग करते थे? हाँ, ये तो काफ़ी। क्या होता था और किस तरीके से आपको लगता है कि उसने आपको एक इंसान की हैसियत से तब्दील किया है? क्या आपके अंदर अच्छाइयाँ या आपके अंदर स्ट्रेंथ डाली है? मैं शुरू से ऐसा मतलब खामोश मिजाज होता था, किसी से मेरी बातचीत ये वो ज़्यादा नहीं होती थी, या अपने एरिया में या कहीं भी। तो अक्सर मैं जाया करता था, डरता भी था कि गिटार है मेरे हाथ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है और इसको कोई हाथ लगाएगा अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं होती थी कि कोई मुझे कुछ कहेगा, मुझे बस ये फ़िक्र ज़्यादा सताती, डरता इस वजह से था कि मेरा ये गिटार है, इसको कोई फेंके नहीं, इसको कोई तोड़े नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इसको कोई हाथ लगाए, कोई तोड़े इसको। ये मैं बहुत कुछ ऐसे होते थे कि आवाज़ देते थे, ये फलाना ढिमकाना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इज़्ज़त करते हैं। तो ये बस। उस वक्त गुस्सा नहीं आता था आपको? क्या करते थे आप जब गुस्सा आता था? गुस्सा तो आता था, गुस्सा बहुत सारी चीज़ों पे आता है इंसान को, लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ ना कि मेरे पास एक रीज़न है अपने आप को शांत रखने का। कुछ ऐसे भी रीज़न ज़िंदगी में होते हैं जिनको लेकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, ज़िंदगी सर्द मिजाजी से सोचा जाए
तो मैं शांत होता हूँ कि हाँ ये है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। बहुत सारे ऐसे हालात मैंने फेस किए हैं। आपको तो लियारी का हर बच्चा, कल ही मैं नहीं हूँ, हर बच्चे को आप देखो, उसने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। उसने वो सब देखा है जो उसे देखना नहीं चाहिए था। हालांकि टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने देखा है, हमने झेला है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए हैं। लियारी के बारे में क्या बात है जो आप बताना चाहेंगे मुझे, सारी दुनिया को, जो लोग सुन रहे हैं आपको, जो आपको लगता है लोगों को नहीं पता लियारी के बारे में? लियारी के बारे में ये लोगों को अक्सरियत नहीं पता। मैं अक्सर ये कहीं जाता हूँ, मुझे लोग पूछते हैं लियारी, यार बहुत ख़तरनाक जगह है, बहुत ही है। तो मैं इसको कहता हूँ ऐसा नहीं है कि इंसान बसते हैं हर जगह। ख़तरनाक एक्चुअल जगह नहीं होता है, तो इंसान होते हैं कुछ, और वो हर जगह होते हैं। हम ये नहीं कह सकते। ये है लियारी के लोगों में मोहब्बत बहुत है, आर्ट है, स्पोर्ट है, जो कि सबको पता है। स्पोर्ट तो ऐसा है वहाँ पे, आप एक गली दो गली, बस स्पोर्ट ही स्पोर्ट है। जो कुछ भी था, जैसा दिखाया गया है, वो अगर था भी, उसका तो खैर जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत है अभी भी। लोग प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। अभी लोग ऐसे मतलब मेरी इज़्ज़त करते हैं लियारी पे, कि उनको अच्छा लगता है कि लियारी का है, ये हमारे लियारी से है, ये आर्टिस्ट है, इसने यहाँ परफॉर्म किया है, ये अच्छा है, सलाम करते हैं, अच्छा लगता है। ये चीज़ें हैं लियारी में। कौन सी खाने की जगह वहाँ पे, अगर मैं बोलूँ मुझे लियारी का टूर चाहिए, मैं लियारी आ रही हूँ, तो मुझे कौन सी खाने की जगह लेके जाएंगे लियारी और में क्या होगा? बहुत सारे हैं, मशहूर हैं, आपने हाँ। सुने हैं। आप कहाँ लेके जाएंगे? आप मेरे गाइड हैं, आप मुझे दिखा रहे हैं लियारी। आप अब खाने पे डिपेंड करता है आप क्या खाएंगे। नहीं, आपकी चॉइस है। वहाँ मशहूर है कि है हाँ। शानो बारबेक्यू, बलूची अच्छा। बहुत मशहूर है और बहुत टेस्टी है। शानो बारबेक्यू, हाँ, बलोची बारबेक्यू है। हाँ, बलूची अच्छा। टेस्ट है उनका, बलोची टेस्ट हर है। चीज़ वहाँ पे है। ठीक है। मतलब वो जगह भी बहुत तो वो अच्छा नीचे है। बैठ के वो जो कालीन होता है उसका वाली जगह है? जी हाँ, इसी ठीक है, तो तरह हम फिर का वहाँ फैमिलीज जाएंगे। वगैरह भी जाते हैं वहाँ पे, ओके। और बहुत मशहूर है। व्लॉग्स वगैरह भी उस पे बने हैं बहुत अच्छा। सारे। अच्छा, इंशाल्लाह आप ठीक है, तो एक तो हम वहाँ जाएंगे। एक बिल्कुल। और जगह कहाँ आप कहेंगे कि लियारी जा रही हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, ये बहुत खूबसूरत है, इस पे बिकॉज मैंने देखा बहुत कलरफुल है, रंगीन है, हाँ, बहुत हाँ। आर्ट बहुत क्रिएट किया हुआ है, चीज़ें बहुत बनी हुई हैं। तो कोई एक ऐसी जगह है जो आप मुझे बोलेंगे वो ज़रूर आप जाके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा? ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जो आप जगह की बात कर रहे हो वो खूबसूरत है। हाँ, वो एक गली है। अच्छा। हाँ, उसको बनाया गया है, वो भी है, हमसे नज़दीक है, वहाँ भी जा सकते हैं, वो खूबसूरत है। उसके अलावा भी जो ग्राउंड हैं वहाँ पे, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं बहुत अच्छे, अभी कुछ बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं, और बच्चे बहुत खेलते हैं उनको, मतलब जुनून से खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। रात को वो सा माहौल है, वो भी इसी तरह कलरफुल है। ओके। वो भी इसी तरह कलरफुल बनाया गया है, अभी नया ग्राउंड है। तो आपने कभी खुद अपने लियारी के लोगों के लिए बजाया है, परफॉर्म किया है? कभी ऐसा हुआ है कोई किसी एक ग्राउंड में बैठ के सब लोग बैठे हुए हैं और कैफी जो है वो गा रहे हैं? नहीं, अभी तक ये कॉन्सर्ट मेरा मतलब इरादा है इंशाल्लाह इस तरह का कि एक कॉन्सर्ट में रखूं पूरे लियारी में। लोग जितने भी लियारी के लोग हैं जो पॉसिबल, जो मुझे सुनना चाहते हैं, उनकी तमन्ना है वो आए, मुझे लाइव सुने बाकायदा, और सुने मुझे लाइव। मुझे तो सब सुने लाइव, बस मैं बस गाता रहूँगा, मेरी ख्वाहिश है, और कुछ नहीं करूँगा मैं। जब आपके गाने आना शुरू हुए यूट्यूब पे, तब लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा आपको कि अच्छा ये इसके गाने आ रहे हैं, और फिर कोक स्टूडियो के बाद तो एक अलहदा ही शनाख्त आपको मिली होगी। तो क्या हुआ, कभी ऐसा हुआ गली में गए, लोगों ने कंधों पे उठा लिया और नारे लग रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब जाता हूँ तो लोग आवाज़ देते हैं, हाँ। वाह कैफ़ी, ऐसा करते हैं, अच्छा लगता है, मतलब अप्रिशिएट करते हैं, उनका स्टाइल है अप्रिशिएट करने का। तो मैं ज़रा मतलब सीधा सादा मिजाज का हूँ ना, बस खामोशी से चलना फिरना, मुझे ये चीज़ पसंद है बहुत। आजिज़ी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा ही मतलब रहना है इसी तरह। आपने मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो आप कह रहे थे कि रात को म्यूज़िक क्रिएट करना आपके लिए बहुत दफ़ा चैलेंज हो जाता था, मुश्किल होता था,
क्योंकि बाहर एक तो क्योंकि वो घर साथ साथ जुड़े हुए हैं तो आवाज़ें आती थी बहुत ज़्यादा, उससे भी थोड़ी रुकावट होती थी। कभी बाहर कुछ हंगामा हो रहा है या बाहर कुछ हालात ऐसे हैं, हाँ हाँ, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या होता था? क्या वो स्टिल हम फेस करते हैं। अब हाँ, मैं दूसरा सवाल ये था कि क्या वो अभी तक ऐसा ही होता हाँ है? अभी तक है। उसकी रीज़न ये है कि अभी इंशाल्लाह देखते हैं आगे, मेरा इरादा है कि पर्सनल स्टूडियो बनाने का, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह क्योंकि मेरा अपना घर है ना वो, और घर का माहौल आपको पता है कि डिफरेंट होता है। बिल्कुल। पीछे गली है, बच्चे शो, अभी तो ये है कि मैं बाहर रिकॉर्डिंग्स होते हैं, मैं बाहर चला जाता हूँ, और काम जो होता है वो भी मुझे कहीं करना होता है तो मैं अपना लैपटॉप लेके अपनी चीज़ें लेके आप निकल जाते हैं? निकल जाता हूँ। हाँ मुझे काम करना है, क्योंकि मैं म्यूज़िक का काम मोस्टली मैं खुद करता हूँ, ये करता हूँ। तो कुछ दोस्त हैं मिक्सिंग मास्टरिंग का करते हैं और वो भी म्यूज़िक का करते हैं, कुछ उनके आइडियाज़ होते हैं। लेकिन ये चीज़ मतलब ये शोर शराबा हम फेस करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। अब आदत हो गई है? हाँ आदत हो गई है। कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती क्या यार मैं इस वक्त मुझे ये रिकॉर्ड करना था और अभी ये हंगामा हो रहा है, अभी ये शोर मच रहा है? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन करना वही ना, करना है तो अगर मैं उस पर फोकस करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। इरादा मेरा वही है, वो करना ज़रूरी है चाहे कुछ भी हो। तो वो पहला गिटार जो लिया था वो अभी तक है आपके पास? नहीं, मेरा एक है सीन मेरे पास, जो आता है गिटार वगैरह, तो जो कुछ दोस्त होते हैं वो भी सीख रहे हैं तो उनको चले जाते हैं। अरे वो रख लें, हम बोलेंगे ये कैफी का पहला गिटार था, हम रखते उसको, सेलिब्रेट करते, ये तो बड़ी हाँ इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। भी ज़रूरी था, लेकिन आपने दे दिया, किसी दोस्त को दे दिया? उस वक्त हाँ ज़रूरी यही था कि किसी दोस्त ने मुझसे मांगा था वो, तो मेरे पास था तो मैंने दे दिया, बोला रखो। उसके अलावा भी तो मुझे मतलब मिलता है इस तरह के गिटार वगैरह, ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे ही रखा है तो कोई काम आएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई यूज़ करेगा उसको। वो गिटार के लिए भी सही है क्योंकि वो प्ले हो रहा है ना। कैफी ने गहरी बातों के साथ साथ राबिया को शर्मिंदा भी कर दिया। कैफी आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं अपनी तरफ से सेलिब्रेट करना चाही थी कैफी को। नहीं आप सही कहते हैं, आपका जज्बा बिल्कुल सही है, मदद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह। ऐसा ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपका ये जज्बा है और आप आगे भी मदद करना चाह रहे हैं अपने आसपास लोगों की जिनको कर सकते हैं आप। अच्छा, तो वो जो गाना है कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, तो फिर क्या प्यार हुआ था, इकरार हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचे अभी तक आप? इस किस्से पे भी किस्सा है? ओके। इस किस्से पे भी मजीद मेरा लिखना जारी है। हम लिखने की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो जो हुआ था हम वो किस्सा सुनना तो अभी वो वाज़े होना बाकी है ना, ये कह रहा था। वो मतलब बाकी है अभी तक, इकरार होना बाकी है अभी नहीं। वो पूरा कि एक्चुअल हुआ क्या था, क्या हुआ था, वो एक बस वो है, हाइको है, ये उनका है। तो इसको मैं कहता हूँ फिर आप समझें। हमने समझा था ज़िंदगी तुमको, हमने समझा था ज़िंदगी तुमको, था का मतलब तो तुम्हें आता है। अच्छा, तो वो था या है या होता था, तो हमें इंटरेस्ट है तो वो किस्सा सुन लेते हैं। वो था, बस था, वो था ही रहेगा अब कुछ नहीं हो सकता। मूव ऑन कर गए आप? मूव ऑन कर गए? हाँ। दिल टूटा था? अब वो तो मोस्टली वैसे टूटता रहता है, लेकिन अभी पक्का हो चुका है, अभी नहीं टूटेगा। मतलब वो जो आप कितनी ढेर सारी फीमेल फैंस हैं, उनको बेचारों को बोलूं कि कोई चांस नहीं है या है? अभी इस पे मैं काम कर रहा हूँ ना, खुद पे भी। मैं जब खुद मिल जाऊंगा, खुद को अपनी तलाश जारी है कि मैंने कहाँ खो दिया है खुद को, मिलूंगा तो सबसे मिला दूंगा। कभी कभी किसी से मिलके भी तो आप खुद को पा लेते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह दी, पर कभी कभी किसी से मिल के भी हम खुद से नहीं मिल पाते, ये भी एक मुश्किल है। उनसे मिलना ज़रूरी नहीं है, वो मिलना काउंट नहीं करती हूँ, उस मिलने को हम फिर वही नहीं मिलना, तो वही मुलाकातें हो रही हैं अभी, वो जो सही वाली मुलाकातें वो भी हुई नहीं है। हाँ, अभी तक रह गया है ना सब। मैंने बताया था कि इस कहानी का अभी जो मेन किरदार है, जो मेन इस कहानी में हुआ क्या था,
क्या क्या क़यामत हुआ था वो भी बाकी है। ये हम रखेंगे अगले इंटरव्यू के लिए जी, इंशाल्लाह, जब हम बिल्कुल। कुछ अरसे बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी हमने कहा एक छोटा सा कैफ़ी को थोड़ा सा तंग तो किया जाए ना। अब इतना मशहूर गाना जो हर कोई गा रहा है, उसकी कहानी थोड़ी सी। वैसे क्या जो आपके गाने होते हैं वो किसी ना किसी इवेंट, किसी फीलिंग, किसी चीज़ से इंस्पायर होके होते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे नज़दीक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, करीब से महसूस किया है कि क्या है, फिर उनको मैंने उतारा है लफ्ज़ों के तौर पर, फिर गाने की कोशिश की है, फिर लोगों को अच्छा लगा है, ये हुआ है। जो मैंने देखा है, जो कुछ भी हो, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमारे दोस्तों की ज़िंदगियों में, करीबी लोगों की ज़िंदगियों में होता रहता है, तो उनको देखते हुए ये सारा सब बन जाता है। तो पहली बार जब एक बड़े कॉन्सर्ट पे परफॉर्म किया तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? क्या उस वक्त घबराए हुए थे, एक्साइटेड थे, सोच रहे थे क्या होगा? मैं बहुत खुश था लोगों को देखते हुए कि वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये, बहुत ज़्यादा, इतना बहुत ज़्यादा है ये, इतना प्यार मिलना लोगों से बहुत ज़्यादा है। और मुझे ये महसूस होता है कि मेरा आर्ट ज़ाया नहीं जा रहा। लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। और बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए ना, ये बहुत मस्त काफ़ी है। और क्या है, और कुछ भी नहीं बचा है मतलब ज़िंदगी में। ये बहुत अलग बात है। आपकी जो ये अंदाज़ है ना, जिस तरीके से आप इतने खुश हैं ज़िंदगी की स्टेज पे, और जो आपके पास है उसको देख के इतने मुतमईन है, वो मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है कि इंसान के पास जो कुछ है उसको एंजॉय करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो कुछ इस वक्त है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं उनको चीज़ मिल जाती है, उसको एंजॉय नहीं करते हैं, वो आगे से आगे बढ़ने की लगन में ना भूल जाते हैं कि इस लम्हे को भी हमें वैल्यू करना है, अप्रिशिएट करना है। बट मुझे लगता है आप कर रहे हैं। वो गाना है ना मस्त, वो मेरा ऑल्सो, हालांकि मुझे समझ नहीं आती वो बलोची में है, लेकिन मुझे वो एक तारीफ़ है, एक रोमांटिक तारीफ़ है किसी के लिए कि आप ऐसी हैं, आपकी सारी अदा मस्त, सब सारी अदाएं मस्त। और उसमें ज़िक्र है उसके आने का, जाने का। जिस शायर ने लिखा है उसने बहुत खूबसूरती से लिखा है। मेरे बलोच अच्छे शायर हैं, इरशाद परवाज़, उनका ये शेर है। तो एक तरह के एक फ़ोक हैं ये भी। मुझे अच्छा लगा तो मैंने कवर किया इसकी शायरी के मीनिंग्स। लियारी की स्ट्रीट्स में, उनकी गलियों में जो आप पले बढ़े, और बहुत एक्सपीरियंसेस आपके, बहुत हर किस्म के तजुर्बात ज़िंदगी में हुए, देखा आपने कुछ। आपको क्या लगता है आप ये जो आप अब एज अ पर्सन हैं, उसमें क्या 2-3 चीज़ें हैं जो लियारी की स्ट्रीट्स ने आपके अंदर क्रिएट की हैं, आपको बनाया है? मैंने ये देखा है कि लियारी के जो लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, वो हार नहीं मानते, मतलब जीते रहते हैं हर हालात में, हंस रहे हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। अभी जैसे कि फ़ुटबॉल का माहौल चल रहा है वहाँ पे, अभी रातों को हाँ, मैंने देखी जश्न हो रहा है वहाँ। हाँ, बहुत तो आप अच्छा देखें, हाँ। एक वो वक्त होता था, हर खुशी का मौका वो ये नहीं सोचते कि हम ये हैं, हमारे पास ये होता है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, नहीं, मस्त हैं, जी रहे हैं, हर तरह की कोशिश करते रहते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। और ये चीज़ आपके अंदर भी आई है जी, कि बेसिकली सरवाइव करना, किसी भी तरीके से हार ना मानना, एक चीज़ ये है जी। इसी हिम्मत से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं। बट आप अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि मैं लियारी में पला बढ़ा हूँ, और यहाँ पला बढ़ा होने की वजह से मेरे अंदर ये गुण हैं जो शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद मेरे अंदर ये गुण नहीं होते? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं लियारी में नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, कुछ और होता फिर। ये तो सबसे खूबसूरत बात बोली आपने। आई थिंक वो जो लोग सुन रहे होंगे लियारी के, वो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। मेरा ये होना, सारा किरदार यही है कि मुझे वहाँ पैदा होना था, वही होना था, वो सारा सब कुछ देखना था, इसी तरह आना था।
तो इसी तरह वो कहानी बन गया। क्या सोचते हैं लियारी के लिए, क्या करेंगे आप आगे जाके? कोई 2-3 चीज़ें आती हैं कैफ़ी के दिमाग में, जब कैफ़ी खुद रात को बैठे सोच रहे होते हैं कि मैंने ये सब कुछ फेस किया, ये जगह है जिसने मुझे शनाख्त दी, मैं यहाँ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं कोशिश यही है कि लियारी में म्यूज़िक के स्कूल्स बने और अच्छे प्रोफेशनल तरीके के स्कूल बने म्यूज़िक, क्योंकि बच्चे वहाँ हैं ऐसे जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, जो मेरी तरह हैं, जो मुझसे भी बुरे हालात में हैं, ऐसे भी अभी बच्चे हैं जो मैं था, ऐसे हैं। तो उनके लिए आसानी ये होगी कि वो सीखेंगे। और जो बच्चा ज़्यादा आर्ट के तरफ मुतवज्जे होता है तो उसको आर्ट सीखना चाहिए, आर्ट की तरफ होना चाहिए। तो कोई एक इंस्टीट्यूशन आपके जहन में है कि आप इंशाल्लाह बनाएंगे फ्यूचर में लियारी में, जहाँ आर्ट, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें आप? हाँ, ये इंशाल्लाह मेरा ड्रीम है। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। टाइम कितना लगता है उसमें। ये जो अंदर दर्द आया है आपके, ये जो अंदर इतनी छोटी सी उम्र पे इतना ठहराव और इतना एक्सपीरियंस आ गया है, आपको लगता है कि आगे जाती हुई ज़िंदगी में ये दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या आप इसको रखना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि नहीं, ये दर्द रहता है तो फिर उस दर्द से जो कला निकलती है उसकी बात ही और होती है, उस दर्द से जो टैलेंट निकलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। आप भी इसी में बिलीव करते हैं? बिलीव मैं करता हूँ इसमें भी, लेकिन एक और ये बात है कि कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये भी एक है। इंसान हील कर जाता है। हाँ, चेंज हो जाता है, हील कर जाता है। पहले एक वक्त होता है किसी की याद बार बार आ जाती है, एक ये भी ज़माना आता है 1 साल बाद आती है और अचानक आ जाती है, फिर चली भी जाती है, पता भी नहीं चलता। ये यूँ होता है, ऐसे होना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह हम पॉजिटिव रहते हैं। नहीं खैर, नए नए दर्द तो मिलेंगे ज़िंदगी में वो तो उनके बारे में नए दर्द मिल रहे हैं भाई, नई वो कहानियाँ तो आने वाली हैं वो तो होंगे ना। अब नई कहानी सुनो, 3.0 आने वाला है, शायद नई कहानी उससे रिलेटेड कुछ ऐसा आने वाला है। बिग बैंग एंटरटेनमेंट का जो नया ड्रामा आ रहा है मुझे प्यार हुआ था, उसमें आपका गाना एज OST यूज़ हो रहा है, जिसमें हानिया है और वहाज है, जावियार है, बदर महमूद उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और सिद्रा ने उसको लिखा है। कभी सोचा था कि ये गाना जो है वो एज एन OST इतनी बड़ी कास्ट के साथ आएगा? सोचा तो नहीं था। मैंने जब लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, मैं उस बात से यानी बहुत खुश हो, ये काफ़ी हो गया था मेरे लिए कि मैंने जो एक छोटी सी मेहनत की वो रंग लाई। और लोग, मेरे टीम मुझे स्क्रीनशॉट कभी कभी दिखाते हैं कमेंट्स के, कोई क्या कमेंट्स कर रहा है, कोई क्या कमेंट्स कर रहा है। बहुत कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ टूटे हुए लोग हैं, वो कर रहे हैं। मतलब नेगेटिविटी आती है? हाँ, नेगेटिविटी तो इंसानों में आएगी, ये तो होगी, लेकिन पॉजिटिव भी लोग हैं। ऐसा है, कहीं ना कहीं है ऐसा है कि नेगेटिविटी कमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फोकस सारा पॉजिटिविटी पे है। चलें, दैट्स गुड। ये लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, उन लोगों के लिए जीना तो ज़रूरी है बहुत। ये मेरा मिशन है। अच्छा, तो OST पे आते हैं। हाँ। तो वो क्या आपने देखा है, वीडियो देखी है? वो उसका टीज़र जो OST का आया, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों ने देखा और कुछ दोस्तों ने देखा, उनको पता नहीं था, वो बहुत खुश हुए। मेरे बड़े भाई वो तो देखते हैं ड्रामा वगैरह, उनको पसंद है बहुत। उनको बताया, उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, बोला कि एक ड्रामा आया, मैं इसे देखता हूँ। फिर मेरी अम्मा हैं, वो भी ड्रामा, पाकिस्तानी बहुत ड्रामास देखती हैं, तो उनको भी इंतज़ार है कि ये ड्रामा आया है। सब कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ड्रामा नहीं देखते, लेकिन अब देखेंगे। हाँ, उनको भी इंतज़ार है कि इस ड्रामे को देखेंगे। ये कितनी अच्छी बात है। तो आपने हानिया, वहाज, किसी से कोई मैसेज आया, कोई कहा किसी ने कि आपने इतना अच्छा? वहाज अली से मैसेज, उन्होंने मैसेज किया। वहाज ने किया मैसेज आपको? हाँ, क्या कहा वहाज ने? कहा कि बहुत ब्यूटीफुल आप गाना। मैंने कहा आप भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए भी कामयाबी की दुआ है हमेशा।
तो ये आपकी आवाज़ उनके ऊपर इतनी खूबसूरत लग रही है। उनका कैरेक्टर ही ऐसा है ना। ये तो ड्रामा देख के हमें पता चलेगा कि क्या है, बट अभी तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा जो आपका। तो आपने उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गाया है इसके लिए, हाँ क्या कुछ चेंज किया आपने? हाँ उसको रिक्रिएट किया है ना हमने दोबारा, उसके लिए उसको मज़ीद खूबसूरत किया है। क्या 2-3 चीज़ें अगर आप हमें बता सकें? 2-3 या हमें चीज़ें फील नहीं होगा अगर हम सुने, आपको लगता है? मुझे नहीं, मुझे आप अगर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने सुना, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं तो फिर विजुअल भी देख रही थी, सुन भी रही थी, लेकिन तो पूरा मैं आएगा तो आप सुनेंगे, आप तब समझेंगे। हाँ ये बात मैंने सही है, भी पूरा नहीं उसमें वो खूबसूरती रखी है जो थी, okay. क्योंकि उसको नहीं हम कर वो सकते of course, कुछ, वो एक नक्शा बन चुका है। अब ये गाना किसी और के साथ, किसी बड़े म्यूजिशियन के साथ है, किसी के साथ भी किया जाए, लेकिन जो लोगों ने समझा है उसको, पहले सुना है, उसकी बात वो नक्शा अलग बन जाता है ना एक चीज़। सही बात है। तो ये है। मैं एक काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं वो क्या बता है रहा काम? हूँ, कार्टून बहुत देखता हूँ। अच्छा, कौन से कार्टून देखते हैं आप? टॉम एंड जेरी, कोई भी कार्टून। कार्टून बहुत ज़रूरी है इस दुनिया से कटने के लिए, बहुत ज़रूरी कैरेक्टर हैं, कार्टून है बस। तो आप टॉम के फैन हैं, जेरी के फैन हैं? मैं फैन तो जेरी का हूँ, लेकिन टॉम पे तरस आता है ना, वो तो कभी जीतता, वो जीत के भी हार जाता है बेचारा टॉम। सही उसका पता नहीं क्या सीन है, उसके ऊपर इरिटेशन भी होती है, लेकिन क्या मसला है टॉम का? उसका नसीब यही है, बस हारना है उसको। हाँ। ये जो जिसने बनाया था ना, उसने ज्यादती की है टॉम के साथ, उसको बेचारे को बहुत पिटवाता है वो जी। बट कौन से पाकिस्तानी सिंगर हैं जो आपका दिल चाहता है कि आप उनके साथ परफॉर्म करें, आप उनके कुछ गाएं, उनके साथ परफॉर्म करें? बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन अपने रंग में। एक जो मेरा स्टाइल है म्यूज़िक का, एक काम होता है कि जो है ना, ये काम है, ये फलाना के साथ आपने वो करना है, एक काम मुझे करना है, वो डिफरेंट है। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, क्यूबी हैं, कुर्रतुल्लैन बलोच, उनके साथ काम करने का मन है, और बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं जो मेल हैं। क्या फ्यूचर में क्या प्लान है? आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को 1 साल 2 साल में, या बस छोड़ा हुआ है? सच बताऊं? सच बताएं। मुश्किल है सच बताना मुश्किल है। सच ये है कि फ्यूचर में, अभी से लेकर फ्यूचर तक, कभी भी जब तक मैं हूँ, मैं बस एक इंसान बनने की कोशिश में हूँ। वो बन जाऊँगा ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए, मेरी दुआ है कि आपकी ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है। आप क्यों कहते हैं कि मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा क्या हुआ है, ऐसा आपने क्या किया है जो आपको लगता है कि आपको अभी भी अपने आप को और बेहतर करना है? मुझे लगता ये है कि मतलब कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। लेकिन जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उतना मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये चाह बहुत ज़्यादा है कि मुझे जो मैं हूँ उससे भी बेहतर से बेहतर बनना है। एक होता है अपने आर्ट को बेहतर करना, अपनी जो भी काम कर, आप एज अ इंसान, मुझे ये आप में बड़ा नज़र आया है कि यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जी, उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि सबसे हमेशा मैं प्यार बांटता फिरूँ, सबसे हमेशा, लेकिन हमेशा हम एक जैसे नहीं रहते। तो कभी कभी मेरा एक फ़ैन फॉलोइंग है, छोटा सा, लोग सुनते हैं, मैं परफॉर्म करते हुए उतरता हूँ तो कुछ लोग होते हैं तस्वीर लेने, उनको मौका नहीं मिलता, तो मैं चाहता हूँ कि मिले उनको मौका, तो उनके दिल में कुछ ना कुछ तो रह जाता होगा। कोई हम किसी को, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट नहीं करता है, हो जाता है, इंसान है। तो इस वजह से मैं यही कहता हूँ कि इस वजह को लेकर जैसे भी किसी इंसान के साथ मैं बुरा ना करूँ, कभी किसी के साथ झूठ ना बोलूँ, किसी को धोखा ना दूँ, ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा मतलब सीन है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सही कह रहे हैं। हाँ, ऐसे होना, ऐसे रहना, तो ये अगर हम कोशिश करें इसी तरह पॉजिटिव रहने की कि नहीं हाँ मेरी गलती है, मुझे ये बनना है, हाँ मैंने गलत किया है, मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूँ। हमको वो जिससे कोई ख़ता हुई हो कभी,
हमको वो आदमी मिला ही नहीं जो ने लिया। तो मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ कि बस मैं अगर गलत हूँ तो बस हाँ मैं गलत हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। ये मेरा है सीन बस। ये तो आज गहराई कि हम हाँ ना, गहराई ये जो में मैं जा हूँ चुके असल में ना, असली में यही हूँ। तो हम असल ही देखना चाहते थे। एक चीज़ जो मैं ये आपकी एक बात मुझे याद आ गई, आपने कहा था मैं बलोची गिटार और रेगुलर गिटार जो बजाने का तरीका होता है वो क्या बात थी, वो आप एक्सप्लेन कर दें। सॉरी मेरा जाहिलाना सवाल है बट आई वाज क्यूरियस, क्योंकि इसके बाद अब वो अच्छा जवाब देंगे। वो मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि गिटार का एक अपना प्ले करने का अंदाज है। तो हमारे जो बलूची फोक दम्बूरा प्ले करते हैं तो मैं मोस्टली उस स्टाइल में गिटार प्ले करता हूँ, अपना एक टच ला के। वो ज़रा यूनिक निकलता है, लोगों को पसंद आ जाता है। तो अपना एक वो दम्बूरा का स्ट्रमिंग होता है उसके जैसा, इसीलिए वो ज़रा डिफरेंट होता है। ये मैं ये कहना चाह रही था। इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बता दी थी बट मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि मुझे लगता है शायद ये पहले हैं जिन्होंने इस स्टाइल से गिटार को यूज़ किया है। तो इस बात को मेंशन करना मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमें कहानी सुना दें थोड़ा सा, 2-3 उसके लिरिक्स। उसके बाद हम एक और वीडियो कर रहे हैं जिसमें आप कैफ़ी को बहुत से डिफरेंट टाइप के गाने सुनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो गिटार से ये तो यही तो है ना, दोस्त। अब कैफ़ी के दोस्त आ गए हैं, बेस्ट फ्रेंड। हाँ। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही थे, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ओह वाओ, शुक्रिया शुक्रिया सो नाइस, शुक्रिया। इतना अच्छा आपने गाया, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाह मैं सुनती रहूं। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट, एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्या, आई थिंक अ मोमेंट टू बी वेरी प्राउड। एक बहुत फ़ख्र की बात है जो मुझे लगता है हमें शेयर करनी चाहिए। स्पॉटिफाई की लिस्ट्स निकलती हैं वीकली एंड मंथली। 31 मई को जब ये गाना रिलीज़ हुआ, उससे लेकर अब तक हर हफ्ते हर महीने स्पॉटिफाई की लिस्ट में कहानी सुनो टॉप पे रहता है, उस लिस्ट में रहता है। 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक की जो लिस्ट थी टॉप सॉन्ग्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें फर्स्ट पे पी डिलन और सेकंड पे कैफ़ी खलील का कहानी सुनो था। आई थिंक इट्स समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ एंड टू अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट। कैफ़ी थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने इतना टाइम दिया हमें और हमारे से इतनी ढेर सारी बातें की। बहुत मज़ा आया आपकी कहानी सुनकर, और मेरी दुआ है कि आप जितने इस वक्त जितने हम्बल और जितने डाउन टू अर्थ और जितने यू नो एक्सेप्टिंग ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू हैं, उतने ही रहें और अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, इज़्ज़त के साथ, आफ़ियत और खैरियत के साथ। और हम आपके बहुत गाने सुने और आप आगे आपको पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, ये सारी दुआएं आपके लिए भी हैं, आप भी हमेशा कामयाब और सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू आपने बुलाया यहाँ पे। शुक्रिया।